कॉन्सेप्ट है हुमायूं स्टोन का और चारबाग बॉडी कॉल होता है। दिस इज़ एन एवोल्यूशन, आई मीन दिस इज़ स्टेपिंग स्टोन फॉर द ताज कंस्ट्रक्शन। चारबाग का जो कॉन्सेप्ट है, चारबाग इज़ बेसिकली स्क्वायर शेप गार्डन। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना शुरू हुआ था बाबर के टाइम से। बाबर का जो टोम है वो अफ़गानिस्तान में है, इसमें काबुल, और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा। देयर इज़ अ टोम एट द एंड एंड देयर आर 4 गार्डन। अब मैं आसिफ को देता हूँ, विल टॉक अबाउट द लव स्टोरी। शाहजहाँ को जब भी हम देखते हैं शाह ए जहाँ, तो ये टाइटल है, ये नाम नहीं है। शाह ए जहाँ, शाह मतलब बादशाह, जहाँ का, पूरे जहाँ का बादशाह। उसका असली नाम जो है खुर्रम है, और वो नाम भी किसने दिया? अकबर आज़म ने। वो अकबर जिसने शाहजहाँ को अपनी गोद में खिलाया और बड़े प्यार से जो है उसने ये बात जो है अपने दरबार खास में बताई कि मेरे जाने के बाद जो है एक ही बादशाह होगा जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ कर रखेगा, वो है खुर्रम, मेरा खुर्रम। क्योंकि उसको अपने बेटे सभी पर बिल्कुल यकीन नहीं। करिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि मतलब अगर मैं कहूँ कि 2-2.5 घंटे अगर मुझे दिए जाएं तो मैं उसमें अपना गम बयान नहीं कर सकता, तो मैं शाहजहाँ के गम की बात क्या करूँ। तो इन 2-2.5 घंटों में अगर कहीं भी भूल चूक हो जाए तो आप थोड़ा सा अपना समझ के जो है मुझे माफ़ कर दें। और 2014 से जो है आप 1658 में चले। 1658 का वो साल, सॉरी 2015, अक्सर मैं इस दुनिया में रहता नहीं। 1658 का वो साल जब शाहजहाँ जो है अजमेर में था अपनी बेटी जहाँआरा के साथ। कहा जाता है कि शाहजहाँ को और जहाँआरा को बहुत ज़्यादा अकीदा था ख्वाजा साहब ने। तो जब भी कोई मन्नत मांगनी होती थी तो वो लोग जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जहाँआरा वहाँ पे इतना ज़्यादा उसका फेथ था कि वो अपनी पलकों से जो है वहाँ पे झाड़ू दिया करती थी। ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। शाहजहाँ की वहाँ तबीयत ख़राब हुई, उसको फ़ौरन जो है शाही हकीमों ने कहा कि आली कद्र को जो है फ़ौरन अकराबाद भेजा जाए और इनको आराम की सख्त ज़रूरत है। आली जहाँ जो हैं शाहजहाँ वो अकबराबाद आए और वहाँ आने के बाद शाही हकीमों ने बहुत अच्छे से उनका इलाज किया, पर सेहत जो थी वो गिरती जाने लगी। दिन ब दिन जो शाहजहाँ था वो बूढ़ा हो चला था, उसकी कमर जो है वो झुक गई थी। तभी जो है एक खत जो है यहाँ से पहुँचा दक्खन, जहाँ पर औरंगज़ेब था उसका बेटा। और जैसे ही उसने खत में पढ़ा, उसमें लिखा था ये कि आलम पना शाहजहाँ जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पल दो पल के मेहमान हैं। ये खत जो है रोशन आरा बेगम ने भेजा था, जो उस टाइम पे आगरा में मौजूद थी। उसमें ये लिखा था कि फ़ौरन जो है आगरा चले आइए, इससे पहले के जो है बादशाह सलामत जो हैं अपने बड़े बेटे को वलीअहद मुकर्रर कर दें। वलीअहद होता है जिसको आप युवराज कहते हैं, जो आगे जाके बादशाह बनता है। औरंगज़ेब ने जो है वो फरमान जो है फ़ौरन जो है एक तरफ रखा और अपने मिनिस्टर्स को बुलाया, अपने सफ़ीर को बुलाया, जितने भी एम्बेसडर्स थे उनसे सलाह मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उस ज़माने की हिस्ट्री में जिसको हम लोग बोलते हैं शाइस्ता खान। तो उसका नाम था मामू शाइस्ता खान। तो मामू शाइस्ता खान ने जो है अंग्रेज़ को, औरंगज़ेब को जो है तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें साहिब आलम के फ़ौरन जो है आगरा चलने की तैयारी करें, इससे पहले कर जो है दारा शिको जो है वो तख्त अपने कब्ज़े में ले लें। इतने में एक और अफवाह चली, वो ये थी कि शहंशाह आलम जो हैं उनका इंतकाल हो गया है और किसी भी घड़ी जो है दारा शिको जो है वो तख्त पर बैठ जाएंगे। और फिर एक और जो है एक हवा चली जिसमें ये था कि गुजरात के जो हाकिम हैं शाह शुजा, शाहजहाँ के एक और बेटे, उन्होंने अपने आप को जो है ख़ुद मुख्तार जो है डिक्लेयर कर दिया। बंगाल में जो है मुराद बख्श जो शाहजहाँ के दूसरे बेटे हैं, उन्होंने अपने आप को खुद मुख्तार जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है वो बट गया। यहाँ से शाहजहाँ के पास जो है औरंगज़ेब चला, अपनी पूरी सेना लेकर जो है उसने खत भेजा अकबराबाद, जो जसवंत सिंह के नाम था। राजा जसवंत सिंह जो हैं अपना लाव लश्कर लेकर जो है उससे जाकर मिले और एक बहुत भयानक लड़ाई थी। ये लड़ाई थी सामूगढ़ की। सामूगढ़ जो है आगरा से कुछ मीलों की दूरी पर है और वहाँ पर जो है शाहजहाँ के 2 फर्जंद औरंगज़ेब और दारा शिको जो हैं उनकी फ़ौजें टकराई।
ये वो फौजें थी जो घर की ही फौजें थी, उनको मालूम नहीं था कि किसका कत्ल करेगा। सामने भी भाई खड़ा था, उसके सामने भी भाई खड़ा था, सारे ही अपने आप में रिश्ते नातेदार थे। दूसरी तरफ भी ठाकुर रजवाड़े और राजपूत थे, उसके दूसरी तरफ भी ठाकुर रजवाड़े और राजपूत थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खून किसका बहा रहा है। ये भाइयों की लड़ाई थी, ये तख्त की लड़ाई थी। शाहजहाँ जो है जब उसको इस बात की खबर हुई तो उसकी और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, बेहोशी के आलम में चला गया। उसको बिल्कुल मालूम ना था कि उसके दो फर्जन इस तरीके से जो है तलवारें निकाल कर जो है मैदान जंग में खड़े हो जाएंगे जाकर। वो वक्त दारा शिकोह जो फ़कीरी मिजाज में था बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा जंग में उसने ऐसे इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। दारा शिकोह जो है वो तैश में आ गया कि मेरे साथ शाहजहाँ की फौज है और मैं किसी भी हालत में जो है भाई औरंगज़ेब को हरा दूंगा। पर वो उसको फिर बहुत ज़्यादा गलत था। औरंगज़ेब ने बहुत आसानी से जो है दारा शिकोह की फौज को शिकस्त दी। ये 1558 का साल, 1557 दारा शिकोह अपनी कुछ भारी फौज के साथ जो है वो आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचने के बाद जो है उसने सोचा कि वो अब्बा हुजूर से मिल ले, बाबा जानी से मिल ले और जाकर जो है उनको बताए कि हमारी फौज जो है वो हार गई है, पर उसको हिम्मत न हो। उसने फ़ौरन जो है अपने मिस्टर को बुलाया और फिर से जो है अपनी ताकत की आजमाइश की और पूरी ताकत को लेकर जो है वो दिल्ली की तरफ चला गया, ये सोचते हुए कि दिल्ली में जो ख़जाना है मैं उसको अपने कब्ज़े में ले लूँगा और दिल्ली के जो आदमी हैं उनको मैं अपने कब्ज़े में लेकर जो है फिर से जो है जंग का रुख जो है वो बदल डालूँ। औरंगज़ेब जो है वो पूरी तरीके से जीतने के बाद जो है ढोल नगाड़े पीटता हुआ जो है वो आगरा पहुंचा। तब तक जो है ये खबर जो है आगरा के किले तक पहुंच गई थी और वहाँ पर जो है ठाकुर साहब, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और नाम अगर मुझे याद आया तो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने फ़ौरन जो है किले में जो है पूरी किलेबंदी कर दी, किले में ताला लगा दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि औरंगज़ेब जैसे ही किले के अंदर आएगा वो फ़ौरन जो है शाहजहाँ का कत्ल कर देगा या कुछ ऐसी अनहोनी कर देगा जिससे आगे आने वाले जो साल हैं वो साल होंगे। औरंगज़ेब ने अपना पूरा खेमा जो है वो किले के बाहर लगाया और अपने जितने भी सफ़ीर थे, जिसको एम्बेसडर कहा जाता है, उनको भेजना शुरू किया ताकि जो है बात बने और शाहजहाँ जो है उसको बादशाह का तख्त जो है वो दे दे। अब एक सीन चल रहा है, बादशाह का हरम है लाल किले के अंदर और शहंशाह आलम जो हैं बहुत ज़्यादा संजीदगी तरीके से जो है वो दीवाने अपने दीवान खाने में बैठे हुए हैं और इस सोच में कि आगे होगा क्या। इतने में ख्वाजा सरा जो है वो आता है और खाने की इजाज़त मांगता है। मैं अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ, आ लीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ख्वाजा ने कुछ सुना, कुछ ना सुना और एक तरफ देखा, उसके चेहरे पर ऐसी शिकन आई जैसे उसने कहा हो हाँ आ जाओ। वो ख्वाजा सरा अंदर आया और अंदर आने के बाद जो है उसने बताया, नूरे आलम बहुत बुरी खबर लेके आया हूँ। हिंदुस्तान की हवाएं जो हैं उनका रुख बदल गया है। आपका फर्जन हज़रत औरंगज़ेब तलवार लेकर जो है आगरा के किले के सामने खड़ा हुआ है और किले के अंदर जमुना का पानी जो है वो रोक दिया गया। जब शाहजहाँ ने ये बात सुनी तो दांत पीस कर रह गया कि वही बेटा है जिसको मैंने एक वक्त में गोद में खिलाया था और जिसने जो है किले के अंदर का पानी रोक दिया। उसने फ़ौरन जो है अपनी बेटी जहांआरा को तलब किया। जहांआरा दीवान खाने में पहुंची और उन्होंने आते ही जो अपने बाबा का हाथ चूमा और बताया कि बाबा जाने आप फिक्र ना करें, भाई दारा शिकोह जो है वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली से फ़ौरन फ़ौज लेकर जो है वो इस सरकश शहज़ादे का मुँह तोड़ जवाब देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हों। तो शाहजहाँ जो है समझ चुका था कि ये उसका आखिरी वक्त है और आज़ादी के कुछ लम्हे जो है वो गिन रहा है। उसने फ़ौरन अपनी तलवार की तरफ इशारा किया, वो आलमगीरी तलवार जो चंगेज़ खान के ज़माने से जो है चगताई ख़ानदान में थी। उसने फ़ौरन वो तलवार उठाई और जहांआरा को दी और कहा, बेटी जहांआरा, इस किले के अंदर सिर्फ हम और तुम ही नहीं हैं, पूरी आवाम जो है इस किले के अंदर रहती है, हम क्यों उनको प्यासा मानें। आप फ़ौरन जो है ये तलवार लेकर जाएँ और एक तजवीज़ जो है शहज़ादे के सामने पेश करें कि हम शहज़ादे की मुख्तारी को कबूल करते हैं, उसको तख्त व ताज देते हैं, पर एक शर्त पर कि पूरे ख़ानदान में एक जैसा पहले सा मिलाप हो जाए और पूरी सल्तनत को जो है कुछ टुकड़ों में जो है वो बांट दिया जाए, भाइयों का कत्ल ना किया जाए। नज़रें झुकाकर जो है जहांआरा वहाँ से गई वो तलवार लेकर। वो आलमगीरी तलवार जो है उसने
औरंगज़ेब को दी। औरंगज़ेब ने वो तलवार बहुत अच्छी तरीके से कबूल तो की, और उसने वो शर्तें ना मानी। आलमगीरी तलवार उसका नाम था, आलमगीरी तलवार। और उसी आलमगीरी तलवार के टाइटल से जो है औरंगज़ेब आलमगीर नाम पड़ा। कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। यहाँ से खत आते थे बाहर से अंदर और बाहर से बाहर जाते थे, पर कोई इस तरीके से जो है कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी कि औरंगज़ेब जो है अंदर आकर तख्त पर बैठे या इस तरीके से पानी खोले। तभी शहंशाह आलम ने जो है एक और ख़त लिखा औरंगज़ेब के नाम, जिसमें बहुत मिठास भरी हुई। उसमें उसे याद दिलाया गया कि अगर तुम्हारी अम्मा ज़िंदा होती मुमताज़ महल, तो शायद वो जीते जी मर जाती। जिस तरीके से जो है तुम अपने भाइयों के ऊपर सर तलवार टांगे खड़े हुए हो। और वो खत लेकर जो है ख्वाजा सरा जो है वो आलमगीर के पास पहुंचा। उसने पढ़ा तो उसका दिल थोड़ी देर के लिए पसीज गया। उसने फ़ौरन जो है अंदर किले में जाने की तैयारी की। जैसे ही वो जो है खत लेकर बाहर जा रहा था, इतने में रोशन आ रहा, उसकी बहन थी, वो एक और खत लेकर आई जिसमें लिखा हुआ था, भाईजान आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अब्बा हुजूर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब्बा हुजूर से मिलने के लिए? किस काम के लिए? अब्बा हुजूर ने ये खत भेजा है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने मेरी मात खती कबूल कर ली। उसने फ़ौरन जो है दूसरा खत जो है वो औरंगज़ेब के हाथ में दे दिया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि बेटा दारा शिको, ये खत बहुत पुराना था जो वहाँ तक नहीं पहुँचा था। अनफॉर्चुनेटली जो है किसी के हाथ वो खत लगा और औरंगज़ेब के खेमे में आ गया, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटे दारा शिको, दिल्ली की फ़ौज को फ़ौरन लेकर जो है इस सरकश शहजादे का सामना करो और हमें इस कैद से आज़ाद करो। तभी एक और ख्वाजा सरा आया जो ये खबर लेकर आया था कि साहिब आलम, आप जो है शहंशाह आलम के सामने ना जाएं। तो पूछा क्यों ना जाएं? तो कहा कि वहाँ आपका जाते ही कत्ल कर दिया जाएगा। तो मामू शाइस्ता वहाँ खड़े हुए थे। उन्होंने बयां किया कि मेरे जासूस एक खबर लेकर आए हैं कि जैसे ही आप उन्हें कॉर्निश बजाएंगे, पीछे से तातारी बांदियाँ जो हैं तुम्हारा गला काटेंगे। ये पूरा का पूरा जो खेल था वो बनाया गया इस तरीके से कि शाहजहाँ और औरंगज़ेब की जो दूरियाँ थी वो और ज़्यादा चौड़ी थी। औरंगज़ेब ने वहाँ जाने का जो आइडिया था उसको ड्रॉप किया और वो वहीं रहा। वहाँ से वो दिल्ली गया। दिल्ली में उसने दारा शिकोह का सामना किया। दारा शिकोह वहाँ से निकलने के बाद जो है वो काबुल की तरफ भाग गया और वहाँ से जो है औरंगज़ेब उसको काबुल से पकड़ कर जो है वो आगरा लेकर आया। तब तक जो है शाहजहाँ को मुसम्मन बुर्ज में जो है वो कैद में डाल दिया गया। अब ये साल था फरवरी और अप्रैल के आसपास का 1658 का साल, जब शाहजहाँ जो है मुसम्मन बुर्ज में था और अपने वो पल गिन रहा था कि जब एक वक्त था जब उसने जो है शाही पूरा अपना शाहाना अंदाज में जो है ज़िंदगी बसर की थी, और एक ये वक्त था जब वो पसे ज़िंदान इस तरीके से कैदी के तरह जो है अब वो ज़िंदगी गुजार रहा था। एक वक्त वो दोपहर का खाना खा रहे थे, इतने में जो है रकाबी जो है वो आई, और रकाबी जैसे ही वो खोली गई उनको लगा वो खाना होगा, तो खोला गया तो देखा उसमें दारा शिकोह का सर। शाहजहाँ ये देखते ही बौखला उठा, वो गिरा, उसके ऊपर के 2 दांत टूट गए और कई रोज़ तक जो है वो कराता रहा। इसके पीछे की कहानी ये थी कि औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक बूढ़ी हथनी पर बैठाया और बैठाने के बाद पूरी दिल्ली शाहजहानाबाद में जो है हर गली कूचे में जो है उसको टहलाया और टहलाने के बाद जो है उसका गला काट दिया। ऐसे ही औरंगज़ेब ने अपने सारे भाइयों का गला काट दिया और धीरे धीरे करके जितने भी सरकश उसकी तरफ उठने वाले थे सबको जो है वो ख़त्म कर दिया। 1658 से लेकर 1666 तक जो है शाहजहाँ ने ये वक्त जो है कैद में भी गुजारा, और ये वो वक्त था जब सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जो है वो सोचा करता था। ऐसे ही एक वाक़या हुआ, ये मैंने एक पोस्ट भी किया था इवेंट पर, कि शाहजहाँ ने जो है ख्वाजा सरा को बुलाया और उससे कहा, ख्वाजा सरा मोहसिन खां, और उससे कहा कि मेरी जूतियाँ फट गई हैं, फ़ौरन नहीं लाई। ख्वाजा सरा का कहना ये था कि मुझे इस बात का हुक्म नहीं मिला है, जैसी जूतियाँ हैं उसी में गुजारा करूँ। तो शाहजहाँ ने फिर कहा कि मैं इसमें गुजारा नहीं कर सकता, नई जूतियाँ लाई जाएँ। तो ख्वाजा सरा पैर पटक कर जो है वहाँ से चला तो गया, पर कुछ वक्त बाद जो है वो नई जूतियाँ ले आए। अब शाहजहाँ ने जहाँ हमेशा से हीरे मोती टके वाली जूतियाँ पहनी थी जिनमें अंदर मखमल लगा होता था, तो वो 2 पैसे की जूती हाथ में भी पहले कहा कि शायद 8 रुपये की, फिर कहा शायद 4 रुपये की, फिर कहा 2 रुपये की है, फिर कहा 1 रुपये की है, फिर कहा शायद 4 आने की, और कहकर जो है उसने वो पहन ली। ये देख कर ख्वाजा सरा चला तो गया,
3 रोज़ हो गए शाहजहाँ वो जूती पहने रहा और जिसकी बदौलत जो है उसके पैरों में जख्म हो गए, आंवले निकल आए, छाले निकल आए। तो वहीं मुसम्मन बुज़ में जो है वो लंगड़ा कर चल रहा था। इतने में जो है जहाँ आरा ने उसको देख लिया। वो देखते ही बोलती है कि अब्बा हुजूर ये क्या हुआ, आप इस तरीके से लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। तो फ़ौरन जो है वो बैठी और बैठने के बाद जो है अपने अब्बा हुजूर का एक पैर जो है अपने घुटनों पर रखा और रखने के बाद जो है जूती निकाली तो देखा तो उसमें छाले निकले और देखते ही जो है आंसू की एक बूंद जो है उसके रुखसार पर नुमाया हो गई और ये सोच में चली गई कि मेरे अब्बा हुजूर जहाँ जंग के मैदान में भी थे तब भी जो है उनके पैर में कभी छाले ना निकले और अब जो है ये ऐसा वक्त आ गया है कि मेरे अब्बा हुजूर को ऐसी 2 कौड़ी की जूतियाँ पहननी पड़ रही हैं और जिसकी वजह से जो है मेरे अब्बा हुजूर का पैर जो है वो जख्मी हो गया है। उसने फ़ौरन जो है अपना दुपट्टा जो है वो फाड़ा और फाड़ने के बाद जो है वो अपने अब्बा हुजूर के पैरों में बांध दिया और ये कहा कि अब्बा हुजूर आज के बाद जो है आप इन्हीं के सहारे जो है वो जूतियाँ पहनें। मुसम्मन बुज़ के जितने भी गुलाम थे उन सबको हुक्म तो था कि शाहजहाँ के ऊपर और जहांआरा के ऊपर जो है सख्ती बरती जाए, पर वो बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे। उन्होंने मुसम्मन बुज़ के जितने भी कमरे थे जिनके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात और उनके कपड़े रखे हुए थे सब में ताला जड़ दिए और सिर्फ एक कमरा खोला जिसमें वो लोग सो सकते। तो शाहजहाँ ने अपने लिए नए कपड़े मांगे तो ख्वाजा सरा ने ये कहते हुए धुतकार दिया कि आप कैदी हैं, आपको 2 जोड़ी कपड़े ही काफ़ी होंगे। तो जहांआरा ने वहाँ से कहा कि कैदियों के लिए भी एक आइन होता है और उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कपड़े दिए जाते हैं। तो ख्वाजा सरा पैर पटकते हुए फिर से वहाँ से चला गया। एक रोज़ शाहजहाँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हकीम कोई बुलाने के लिए कोई ज़रिया नहीं था। फ़ौरन जो है गुलामों को भेजा गया पर कोई हकीम आने के लिए तैयार ना हुआ। हार कर जो है जहांआरा ने एक ख़त जो है औरंगज़ेब के नाम लिखा। ये मैं ख़त लेकर आया हूँ। ये फ़ारसी में था पर इसका उर्दू तर्जुमा किया गया और जो उर्दू तर्जुमा किया गया वो बहुत ज़्यादा भारी था तो उसको मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा और उसको जो है वो हल्का किया। प्यारे भाई औरंगज़ेब, खत ना लिखती, हालात ने मजबूर कर दिया कि तुम्हें बाखबर करूं, बाबा जान बेहद बीमार हैं। उन्हें फिलवक्त इलाज की सख्त ज़रूरत है। जिसके 3 बेटों का कत्ल उसकी आंखों के सामने कर दिया हो और चौथा बेटा तलवार ताने सिर पर खड़ा हो, उसकी बेचारगी का सिर्फ इम्कान लगाया जा सकता है। तुमने बाप के तई अपने फ़र्ज़ की जो धज्जियाँ उड़ाई थीं, इंसानियत के नाते जवाब के लिए ही सही उनके इलाज का तुरंत एहतराम करो। कोई जाने उनकी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं। बेहतर है तुम आगरा आकर मुकाम करो। खुदा ना करे बाबा जान को कुछ हो गया तो बदनसीब को मरने के बाद ही सही उसके फर्जंद का कांधा तो नसीब होगा। और उनकी ख्वाहिश है कि उनके जमुना के किनारे अम्मा जान के बगल में उनको सुपुर्द खाक किया जाए। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी आपा के लिए थोड़ा भी एहतराम बाकी है तो इस खत पर फ़ौरन अमल करो। तुम्हारी आपा जहाँ। खत लिखा और फ़ौरन जो है मोहद्दिन खां को बुलाया गया और कहा कि ये खत जो है फ़ौरन दिल्ली भेजो। तो मोहद्दिन खां पैर पटकते हुए कहा कि जाओ, मैं नहीं भेजूँगा। ये वो ख्वाजा सरा था कि एक वक्त में शाहजहाँ के जो है वो पैरों में पड़ा रहता था। अब जो है औरंगज़ेब की सल्तनत थी तो उसमें जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुमान आ गया था। तो जहांआरा ने फिर उसको कहा कि मैं चाहती हूँ इस खत को जो है फ़ौरन दिल्ली भेजा जाए। तो उसने फिर से धुतकार दिया और उसने जहांआरा ने फिर कहा देखो बाबा जान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर उनका फ़ौरन से इलाज ना किया गया तो ना जाने क्या अनहोनी जो है वो घट जाए। ख्वाजा सरा ने बड़े बेतुकेपन से कहा वो कल को मरते वो आज मर जाए मेरी बला से, और फ़ौरन जो है उसने तालियाँ चलता। जहांआरा को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। उसने फ़ौरन अपनी जूती निकाली और पूरे ताकत के साथ वो चिल्लाई ये कहते हुए 2 कौड़ी के गुलाम मार मार के मैं तेरा सर गंजा कर दूंगी अगर तूने इस तरह की बातें की तो। फ़ौरन मैं चाहती हूँ इस खत को जो है तुम शाहजहानाबाद भेजो। उसकी इस चिल्लाहट से, उसकी इस आवाज़ से पूरा का पूरा कमरा थर्रा गया और उस गुलाम को फ़ौरन उसकी औकात पता चली। उसने वो खत उसके हाथ में लिया और खड़ाते हुए हाथों से और फ़ौरन जो है वो कॉर्नेट बजाता हुआ अंदर चला गया। चौथे 5वें दिन जो है ये खत जो है वो दिल्ली आया, जिसको औरंगज़ेब ने जब पढ़ा वो मुस्कुरा दिया और उसने कलम ली और लिखने बैठ गया। वो खत में ये लिखा हुआ था कि प्यारी आपा, मेरा आपसे कोई बैर नहीं। आप चाहें तो आज ही जो है वो अपनी सारी की सारी जागीरें जो है वो खुद में ले लें। मैं आपका ख़जाना आपको वापस करने के लिए तैयार हूँ।
पर जो पुराना बादशाह है उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं। हाँ, आपका मैं एहतराम करता हूँ, मैं उस पुराने बादशाह को मलिकाए हिंदुस्तान के बगल में जगह ज़रूर दूँगा, पर हिंदुस्तान के आइन में ये लाइन कहीं नहीं है कि एक बादशाह जो है एक कैदी के जनाजे में जाए। तो मुझे आप माफ़ करें। जब ये खत जो है मुसम्मद बुर्ज पहुँचा और जहांआरा ने जब इसको पढ़ा तो उसको फाड़ के फेंक दिया। जब शाहजहाँ ने इस बात को पूछा तो उसको सिर्फ इतना कहा कि बादशाह आली ने जो है, औरंगज़ेब ने जो है आपके जनाजे को कंधा देने से मना कर दिया है और हकीम को भी आने से मना कर दिया। थोड़ी सर्दियाँ आ गई। ये 1606 का साल जनवरी थी और शाहजहाँ जो है वो पूरा का पूरा वक्त जो है वो ताजमहल को देखने में गुजारा करते थे। सुबह उनकी ताजमहल की दीदार से होती, दोपहर उनके ताजमहल की दीदार से होती, शाम उनकी ताजमहल की दीदार से होती। ये वो वक्त था जब शाहजहाँ जो है अपना पुराना गुजरा वक्त याद किया करता था। उसने अपनी बांदियों को, जो कुछ बांदियाँ वहाँ रह गई थी, उनको क्यों दिया कि मेरी ख्वाबगाह से बिस्तर जो है वो बाहर ही लगा दिया जाए। जहांआरा और सती उन्नीसा वो शख्सियत है जो मुमताज़ महल के साथ उसकी शादी से पहले से थी और अब जो है वो शाहजहाँ के साथ। सती उन्नीसा और जहांआरा ने उनसे इल्तिजा की कि बाबा जान आप जो है बाहर ना जाएं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो। शाहजहाँ को दमा हो गया, उठते बैठते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, फिर भी जो है वो बादशाह था दूसरे ज़माने का जहांआरा, और सती उन्नीसा को उसकी बातें माननी पड़ी। बाहर बिस्तर लगाया गया, बिस्तर लगाने के बाद जो है उसने अपनी गर्दन जो है एक तरफ मोड़ दी और वो मुसलसल जो है वो ताजमहल का दीदार किया करता था। दोपहर का खाने का वक्त हुआ तब उसने खाना खाने से मना कर दिया, शाम का शोरबा भी ना लिया। जब रात होने को आई तो तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो सती उन्नीसा और जहांआरा ने फ़ौरन जो है क्या नमाज उठाई और खुदा के दरबार में जो है वो हाज़िरी दी कि मेरे बाबा जानी को जो है वो बचा लें। सिर्फ एक यही सहारा है कि हम लोगों के ऊपर, वरना गमों का पहाड़ जो है टूट पड़ेगा। इसी तरीके से खुदा को याद करते करते जो है पूरी रात गुजरी। सुबह कहीं जाके शाहजहाँ को होश आया, उसको नाश्ता दिया गया और शाहजहाँ ने जो है सिर्फ एक बार आँख खोल कर जो है जहांआरा की तरफ देखा। जहांआरा जो है उनका इशारा समझ गई। इस इशारे में ये था कि जहांआरा एक पुरानी किताब में से जो है शाहजहाँ को पुराने उसके बीते दौर के शहजादी के ज़माने के किस्से सुनाया करती थी, जिसके सहारे जो है शाहजहाँ अपनी ज़िंदगी बसरता था। जहांआरा फ़ौरन जो है उल्टे पाँव अपने ख्वाबगाह में गई, एक दीवान उठा लाई और दीवान उठा लाने के बाद वहीं कोने में कालीन पर बैठ गई और फिर उसके बाद सफ़े पलटना शुरू किया और वो सफ़ा था 1607। 1607 में बादशाह जहांगीर जो है वो तख्त पर बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, दरबार सारे आला हजरातों से भरा हुआ है। हर तरह के ठाकुर, सूबेदार, राजपूत, रजवाड़े, सिपह सालार जो है उन सब से दरबार जो है बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है। हर किसी की निगाह जो है वो तख्त पर टिके हुई है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अहम 2 फैसले आने वाले हैं। ये 2 वो फैसले जब मुगलिया सल्तनत के 2 शहजादों के लिए हुए। एक वो सरकत शहजादा खुसरो जिसने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी और एक शहजादा खुर्रम जिसने उस बगावत को पूरा। हर जगह जो है कानाफूसी हो रही थी कि शहजादा खुसरो को क्या सज़ा दी जाएगी। पीछे तख्त के पीछे जो चिलमन थी, रेशमी चिलमन के पीछे जो है वो बेगमा शहजादियाँ बैठी हुई थी और वो सारे के सारे जो हैं ये देख रही थी कि आज शहजादा खुसरो का हश्र क्या होगा। उसी देर में नकीब ने आवाज़ लगाई कि कैदी शहजादा खुसरो को दरबार आम में पेश किया। शहजादा खुसरो फतेह बेड़ियाँ इस तरीके से लंगड़ाते हुए आ रहा था जैसे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी। थक थक और छन छन की आवाज़ से जो है पूरा दरबार जो है वो खर्रा उठा। जो दरबार में जो है वो शांति छा गई। उसके साथ उसके कुछ और साथी थे जिन्होंने उसका बगावत में साथ दिया था। आते ही जो है वो तख्त के सामने जो है वो गिर गया और रहम आलम बना की। जहांगीर ने फ़ौरन उसको उठने का हुक्म दिया। कुछ सिपाहियों ने उसको उठाया और फिर उसके बाद जो है जहांगीर ने वज़ीर आज़म की तरफ देखा। वज़ीर आज़म ने फ़ौरन जो है मुख्तारनामा पेश किया जिसमें लिखा हुआ था कि शहज़ादा खुसरो ने 2 बार मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जो है बगावत करने की साजिश की। इसके एवज़ में सरकार को बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत सारा खजाना जो है इस चीज़ में ज़ाया हुआ, बहुत वक्त ज़ाया हुआ। मैं
आली जनाब बादशाह जहांगीर से इस बात की इल्तिजा करता हूँ कि शहज़ादा खुसरो को सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। अब सबकी नज़र जो है वो जहांगीर के ऊपर टिकी हुई थी कि वो उसको सज़ा क्या देगी। जहांगीर ने सज़ा देने से पहले 2 लाइनें बोली, वो ये थी, मेरे फर्जंद मेरी आँखें से सर के नीचे झुका, मैं चाहता था तो तुम सल्तनत के वलीअहद बनो, पर तुम्हारी इस सरकशी की वजह से, तुम्हारे इस बगावती तेवरों की वजह से तुम्हारी माँ इनको खुशी कर दी और अब जो है हमारा सर जो है वो सर से तुम्हारे लिए सज़ा ये दी जाती है। इतने में जैसे ही सज़ा के लिए उसने अपनी ज़बान खोली, पीछे से जो है बेगमात ने जो है अपने मुँह पर दुपट्टा रख दिया और बहुत सारे जितने दरबारी रहम आलम पना, रहम आलम पना, रहम आलम पना, ये जो है नारे बुलंद कर दिए। जहांगीर फिर पीछे आया और पीछे आने के बाद जितने भी उसके साथी थे जिन्होंने उसका बगावत में साथ दिया था, उनके लिए सज़ा सुनाई। वो ये कि ये जो साथी हैं इनको गधे की ताज़ा खाल में जो है वो सी दिया जाए और इनको शहर भर का चक्कर लगवाया जाए। अगर ये फिर बच भी जाए तो शाहराह आज़म में चूड़ियाँ गड़वा कर सरे राह जो है इनको फांसी दे दी जाए और शहज़ादा खुसरो तुम्हें बूढ़े हथनी पर बिठाकर जो है इन चूड़ियों के पीठ से गुजारा जाए, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मुगलिया ख़ानदान की तरफ जो भी आँख उठाकर देखेगा, चाहे वो शहज़ादा हो चाहे वो कोई मामूली सिपाही, का यही हाल है। अब वो बूढ़ी हथनी का ये था कि वो लोग जवान हाथियों की जो है वो सवारी किया करते थे और बूढ़ी हथनी पर बैठाना बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात की जाती थी। शहज़ादा खुसरो जो है वो रहम के लिए भीख मांगता, उससे पहले जो है जहांगीर फिर बोल पड़ा कि शहज़ादा खुसरो की आँखों में जैसे ही ये बात उसने बोली तो पूरे दरबार में जो है वो रहम आलम पना के लिए फिर से नारे जो है वो बुलंद हो गए। पीछे चिलमन में बैठी उसकी माँ, उसकी दादी माँ और जितनी मलिकाएं हिंदुस्तान और जितनी शहज़ादियाँ थीं, सबकी तस्वीरों से जो है वो दरबार जो है वो गूंजने लगा, क्योंकि उनको मालूम था कि आँखों की सज़ा का मतलब क्या होगा। तो उसके बाद बादशाह जहांगीर ने एक बार नज़र जो है वो दरबार में घुमाई और फिर उसके बाद जो है सज़ा तजवीज़ की। वो ये थी कि शहज़ादे खुसरो की आँख में गर्म सलाखें जो है वो घोंप दी जाएँ, ताकि इसे पता चले कि अगर मुगलिया सल्तनत की तरफ अगर वो कोई आँख उठा के देखे तो उसका क्या हक़ है। ये देखते ही शहज़ादा खुसरो जो है वो रो पड़ा, बिलख कर रोने लगा, अपने घुटनों पर आ गया। वो इस तरीके से आया कि उसने अपना सर जो है वो ज़मीन पर रख दिया और वो सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा था कि आली कद्र मुझे अपनी कदम बूसी की इजाज़त है, मैं इसके बाद शायद आपको देखूँ ना देखूँ, मेरी नज़रों को आपकी ज़ियारत की ज़रूरत है, एक बार मुझे अपनी कदम बूसी की इजाज़त दें। पर वहाँ बादशाह अपने फैसले पर अटल था। उसने फ़ौरन हाथ उठाया, जिसका मतलब ये था कि इसको उठाया जाए और इसको जो है फ़ौरन जो है दरबार से दूर ले जाए। वहाँ से जो उसे दरबार से दूर ले जाया गया और फिर उसके बाद जो है जो कमों का दरिया उस देर के लिए दरबार में बह रहा था वो थम गया। जब शहज़ादा खुर्रम का आवाज़, जब शहज़ादा खुर्रम को जो है आवाज़ लगाई गई, सबके चेहरे पर एक मुस्कान था। फ़ौरन जो है फरमान पढ़ा गया जिसमें लिखा था, शहज़ादा खुर्रम सलाम बाशिर, मुगलिया सल्तनत की तरफ से आपको मुबारकबाद दी जाती है कि आपने संकट शहज़ादा खुसरो की बगावत को बखूबी कुचला और मुगलिया सल्तनत के पाए को मजबूत करने के लिए जो कदम आपने बढ़ाए उसमें जो है हम लोग आपकी बहुत मतलब बादशाह सलामत आपकी इज़्ज़त अफजाई करना चाहते हैं। बादशाह सलामत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, उन्होंने फ़ौरन जो है उसकी तरफ देखा, उसको फरमान रख दिया और यहाँ से जो है बादशाह सलामत ने जो है एक टाइटल जो है खुर्रम को दिया, जिसका नाम था शाहजहाँ। और एक और बात कही कि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जो है खुर्रम का एक और तख्त जो है वो दरबार में लगाया जाए, मेरे बाद जो वलीअहद होगा वो शहज़ादा खुर्रम होगा। और वहाँ पर पूरे दरबार में मरहबा के नारों से जो है पूरा दरबार गूंज उठा और फिर उसके बाद जो है दरबार बर्खास्त हुआ। ये वो दरबार था कि जहाँ एक शहज़ादे को इस तरीके से सज़ा दी गई तो लोगों की आंखों में आंसू निकल आए, दूसरे शहज़ादे को इस तरीके से बहुत सारे टाइटल दिए गए तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान जो है वो आई। तो बहुत जल्दी जो है सियासत जो है चीज़ों को भुला देती है। भाइयों का झगड़ा हो चाहे कोई भी झगड़ा हो, सियासत जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है वो अहम रोल जो है वो निभाया करती है।
दरबार बर्खास्त हुआ और बर्खास्त होने के बाद जो है बादशाह जहांगीर जो है वो अपने महल में चले गए और महल में जाने के बाद फ़ौरन जो है अपनी माँ रुकैया बेगम के महल में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो चुपचाप नजरें झुकाकर खड़े। रुकैया बेगम समझ गई कि बादशाह सलामत जो है मेरे पास क्यों आए हैं, पर वो कहना नहीं चाहती थी। उन्होंने जो है बातों को घुमाया और उनको मुबारकबाद दी कि शहज़ादा खुर्रम को जो आपने इनामात बख्शे हैं उसके लिए मुग़ल हुकूमत जो है वो आपकी सरपरस्ती में बहुत अच्छे से चलेगी और जो शहज़ादा खुर्रम के जितने लोग हैं वो आपके हमेशा ताबेदार रहेंगे। जहांगीर फिर भी नीचे नज़र झुकाए हुए था क्योंकि उसके कान कुछ और सुनना चाहते थे। रुकैया बेगम को जब लगा कि जहांगीर जो है ये नहीं सुनना चाहता तब वो सीधा मुद्दे पर आई। और मुद्दा ये था कि मैं महरुन्निसा के पास गई थी, पर महरुन्निसा ने जो है निकाह के लिए फिर से मना कर दिया। उसकी ज़बान से ना के सिवा कुछ नहीं निकला। महरुन्निसा मैं यहाँ नूरजहाँ का जिक्र करूँ। नूरजहाँ का पहला नाम महरुन्निसा है और तकरीबन 4 साल तक जो है वो जहांगीर के हरम में रही और जहांगीर जो है हर रोज़ उसके पास जाता था उसे मनाने के लिए कि वो जो है उसके हरम में आ जाए, उसकी मलिका हो जाए। पर वहाँ जो है नूरजहाँ जो है उसकी मलिका बनने से जो है उसने हमेशा इनकार किया। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि जहांगीर ने उसके हस्बैंड उसके शौहर अली कुली खां शेर अफगन का कत्ल करा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है नूरजहाँ इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत है। कहीं मैं चाहती हूँ कि तुम नूरजहाँ का ख्याल निकाल दो अपने दिल से, क्योंकि मुग़ल हरम में जो है खुशी का दरिया बहता है। तुम चाहो तो कभी भी जो है अपने हाथ धो दो, पर ये जो सरकश लड़की है इससे अब तुम्हारा कुछ नहीं है। सलीम अपनी नज़रें झुकाए हुए था और उसे कुछ कहना बना। उसने एक कदम पीछे बढ़ाया, इसका इशारा ये था कि मैं महर का दीदार करना चाहता हूँ। फ़ौरन जो है रुकैया बेगम वहाँ से गई और उन्होंने जो है महरुन्निसा को किया। वहाँ उन लोगों के बीच में बातें हुई कि आप हमसे निकाह करेंगे या नहीं करेंगे। महरुन्निसा ने जो है एक ही बात कही कि ये जो जगह है मेरे लिए इस तरीके से है कि जैसे सोने की सलाखों पे बहुत ज़्यादा नक्काशी कर दी गई हो और उसके अंदर जो है एक बुलबुल को कैद खाने में डाल दिया हो। जहांगीर का कहना ये था कि ये मुग़ल सरा है जहाँ पर जो है बड़ी से बड़ी बेगमात जो है वो आना चाहती है, तुम्हें यहाँ हर तरह की आरासाई और हर तरह की सहूलियत है, तुम्हें ये कैद खाना लगता है। तो नूरजहाँ उस महरुन्निसा ने फिर नज़रें झुका कर ये कहा कि आली जहाँ आली कद्र कैद खाना ही होता है और बुलबुल की पैदाइश परवाज़ करने के लिए हुई है, उसकी इस तरीके से कैद खाने में ज़िंदगी बसर करने के लिए। जहांगीर इससे पहले कुछ कहता, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो और मैं बाकायदा तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें जो है मलिका हिंदुस्तान का लक़ब दूँगा। और वहाँ जो है महरुन्निसा इस बात से जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी और फ़ौरन जो है वहाँ से जो है बिना कुछ कहे जो है वहाँ से चली गई। जहांगीर को ये बात बहुत बुरी लगी। अगले दिन दरबार लगाया गया। अगले दिन दरबार में जो है एक तस्वीर पेश की गई जिसमें आसिफ खां उस ज़माने में मुमताज़ महल के वालिद थे, फादर, और मिर्ज़ा ग़ियास बेग अहमद-उद-दौला का मकबरा है आगरा के अंदर, अगर आप जाएँ तो वो मुमताज़ महल के दादा थे। तो ये वो ख़ानदान था जिन्होंने हिंदुस्तान को 2 मलिकाएँ दी, एक नूरजहाँ की शक्ल में और एक मुमताज़ महल की। अगले दिन दरबार लगा और दरबार की सारी कार्यवाही जब पूरी हो गई तब उसके बाद जो है जहांगीर ने जो है आसिफ खां की तरफ देखा तो आसिफ खां समझ गए और फ़ौरन जो है दरबार में आकर जो है उसने पूजा की। नूरे आलम, मैं चाहता हूँ अगर आप सही समझें और इस काबिल समझें कि मेरी पुख्तर अर्जुमन वो मुग़ल हरम के काबिल है तो उसको अपने बेटे शहज़ादे खुर्रम से निकाह दें। उसने ये बात बोली, पूरे दरबार में जो है वो कहाँ बातें होने लगी। उसका कहना ये था कि आसिफ खां का जो है ये पासा है जो आगे चलकर जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। उसका कहना ये था कि बहुत अच्छी तस्वीर है। ये पहले ही जो है ये बात हो चुकी थी इन लोगों के दरमियान। जहांगीर चाहता था कि ये दरबार में जो है ये तस्वीर जो है वो पेश की जाए और ऐसा ही हुआ और बहुत अच्छी तरीके से जो है उस तस्वीर को जो है वो कबूल किया गया और कहा गया आज से 2 दिन बाद जो है अर्जुमन और शहज़ादा खुर्रम का जो है वो सगाई की जाएगी। ये बात जो है जब महरुन्निसा तक पहुंची तब उसको ये उसको ये छूट दे दी गई कि वो कुछ दिनों के लिए जो है वो अपने मायके चली जाए और वहाँ जाकर जो है वो सगाई का बंदोबस्त
देखे। अब यहाँ से जो है महरुन्निसा आगरा के किले से जो है वो अपने आप बाबा जानी अपने अब्बा हुजूर की हवेली गई और वहाँ जाने के बाद जो है उसने सगाई की तैयारियाँ कर रही। बहुत अच्छे से जो है वो सगाई की तैयारियाँ हुई, क्योंकि खुद हिंदुस्तान का शाह जो है वो सगाई में एज ए मेहमान जो है वो आ रहा था वहाँ पर, और खुद जो है दीवान सल्तनत एतमादुद्दौला मिर्ज़ा गियास बेग जो हैं उनका इस्तकबाल करने वाले थे। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दावतें हुई, जश्न चिरागा हुआ। ये कहा जाता है कि जब दिल्ली में ये खबर पहुँची तो यहाँ के दरोगा ने जो है वो कुतुब मीनार में जो है जश्न चिरागा कराया, जो बहुत दूर से बहुत बड़े शायरों ने तो जो है इस बात में कसीदे लिखे हैं कि हम लोग मेरठ से आ रहे थे तो देखा कि कुतुब मीनार के ऊपर जश्न चिरागा हो रहा है, और दूर से पता चल रहा है कि दिल्ली अब बहुत दूर नहीं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ने जो है उस सगाई का जश्न मनाया और ये सगाई हो गई। और तब तक जो है ना शहज़ादे खुर्रम ने अर्जुमन को देखा था, ना अर्जुमन ने शहज़ादे खुर्रम को देखा था। उनके बीच में बस ये थी कि वो शहज़ादी साहिबा इतनी खूबसूरत है और उनको ये लगता था कि वो शहज़ादे साहब इतने खूबसूरत हैं। कुछ रोज़ बाद जो है आसिफ खान मुग़ल महल में आए और आने के बाद जो है वो अपनी बहन महरुन्निसा के पास गए और उससे कहा, महर, मैं बादशाह सलामत के पास गया था, पर बादशाह सलामत जो है जब भी मैं उससे निकाह की तारीख मुकर्रर करने के लिए कहता हूँ वो इस बात को टाल जाता है। इस बात को सुन रही थी, मैं आगे बोला, अगर तुम बादशाह सलामत से बात करो तो शायद कुछ इम्कान निकले। और मैंने तो ये भी उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि अफवाह कि ईरान के शाह इस्माइल की नवासी का रिश्ता जो है वो शहज़ादा खुर्रम के लिए आया है और कुछ ही रोज़ बाद उसका निकाह पड़ गया था। ये सुनते ही महर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि सगाई किसी और से और निकाह किसी और से वो इस बात को मंजूर नहीं करना चाहती। वो फ़ौरन वहाँ से उठी और उठने के बाद जो है अपनी खादिमा नीलोफर को बुलाया और उसने कहा, मैं चाहती हूँ बादशाह सलामत से मेरी मुलाकात फ़ौरन मुकर्रर की जाए। नीलोफर जो है वहाँ से तस्लीम करती हुई जो है वो निकल गई और 2 दिन बाद जो है मुलाकात मुकर्रर। इस बार महरुन्निसा पूरी तैयारी के साथ गई थी कि वो किस तरह से जो है वो बादशाह सलामत का सामना करेगी। तो जैसे ही जो है वो हरम के अंदर पहुँची तो बादशाह सलामत ने उसे अपनी ख्वाबगाह में बुलाया था, जो उसकी तरफ जो है वो पीट करके खड़े हुए थे। वहाँ महरुन्निसा ने जो है उनसे इल्तिजा की, आली जा, मैंने सुना है कि सफ़वी की नवासी जो है वो शहज़ादा खुर्रम के लिए उसका रिश्ता आया है और आप उससे उसका निकाह कर रहे हैं। जहांगीर ने सिर्फ कह दिया। दूर जहाँ बहुत ज़्यादा जो भरी हुई थी वो जो वहाँ से एकदम जो है वो शोखे में चिल्ला उठी, क्या ये चगताई ख़ानदान के लोगों का नया शगुफ़ा है कि सगाई किसी और के साथ और निकाह किसी और के साथ? क्या चगताई ख़ानदान के बादशाह जो हैं उन्होंने जो है ये नया खेल निकाल लिया है कि छोटी कमसिन बच्चों के दिल से वो इस तरीके से खेले? बादशाह जहांगीर को इस तरह के बात की जो है वो उम्मीद नहीं थी। वो फ़ौरन पलटा तो देखा नूरजहाँ ने अपने चेहरे से जो है वो पर्दा हटा दिया है, उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से तमतमाया हुआ है। जहांगीर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ये हुकूमती फ़ैसला था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको निकाह नहीं करना था तो आपको पहले बता देना था। हम अपनी बच्ची की सगाई कहीं और जो है वो तय कर सकते थे। सलीम का कहना ये था जहांगीर का कि कौन मना करता है इसमें, मिर्ज़ा गियास बेग, आसिफ खान या तुम? उस लहजे में जो है थोड़ा कड़कपन था, थोड़ी तलखी थी, जहाँ जो है जहांगीर ने उसको ये जता दिया कि मैं बादशाह हूँ, आप बादशाह से पूरा रूबरू। और ये कहते हुए जहांगीर ने उसे तकिया कर दिया। तकिया सुनते ही वहाँ से महर जो है वो चली गई। और ये 1607 से लेके 1611 का जो वक्त था, ये तकरीबन 4 से 5 साल जो है शहज़ादा खुर्रम और अर्जुमन को जो है वो इंतज़ार करना पड़ा निकाह के लिए। इस बीच जो है उन लोगों ने कई बार मुलाकात करने की भी सोची, पर मुलाकात इस तरीके से हो भी ना पाई। हर साल जो है नवरोज़ के रोज़ जो है नवरोज़ जो है वो पार्टी का जो उस ज़माने में नया साल होता था, उसमें जो है एक मीना बाज़ार जो है आगरा के किले में लगवाया जाता था। तो उसमें जितनी भी शहज़ादियाँ और बेगमात होती थी वो अपने अपने जो है वो स्टॉल्स लगाया करती थी। इसमें अलग अलग तरह की जो है वो ड्रेसेज और अलग अलग तरह के जो है वो जेवरात हुआ करते थे। और
शहजादे जो हैं वहाँ पर चहलकदमी करने के लिए आते थे। वहीं पर जो है अर्जुमंद बानो ने जो है अपना एक स्टॉल लगाया, कहीं इस उम्मीद में कि शहजादे साहब जो है उसके स्टॉल तक आएंगे और कहीं जो है उससे दीदार हो जाए। ऐसा हुआ भी। अर्जुमंद बानो के स्टॉल पर जो है वो शहजादा खुर्रम जो है वहाँ गए भी, और जाने के बाद जो है वो तब तक उन्होंने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि शहजादी साहिबा के रुखसार पर जो है पर्दा पड़ा हुआ था। पर कुछ देर में जो है वो इस बात को जान गए कि ये आसफ़ खां की साहबजादी हैं अर्जुमंद, जिनसे मेरी सगाई जो है वो हुई है। और एक हवा का झोंका आया, वो ऐसा हवा का झोंका था कि वो झीना सा जो पर्दा था वो उनके रुखसार से हट गया, और जो आफताब था वो पूरी तरीके से जो है वो खिल गया। और ये देखते ही जो है वो शहज़ादा जो है वो दिल दे बैठा, उसके चेहरे की तरफ ऐसे ही देखता रहता, अगर पीछे से सतीउन्नीसा आकर जो है वो हकारती ना। और दोनों के बीच में ये देखना दिखाना जो था वो ऐसे ही रहता, अगर इस तरीके से सतीउन्नीसा बीच में ना आके बात करना शुरू ना करता। कुछ देर बाद जो है अर्जुमंद बानो ने बड़ी तलखी से जो है और बहुत शौक मिजाजी के साथ जो है उस शहजादे से बात करनी थी। साहिब आलम को तस्वीर की नवासी से फुर्सत मिल गई। शहजादा खुर्रम का कहना ये था कि वो एक सियासी फैसला था, जिसमें मेरी नापसंद ना पूछी गई। साहिब आलम, बाहर में जो फूल खिला हो उसको देखकर कोई भी भंवरा जो है वो मदहोश उठता है, वो ये नहीं देखता कि ये फूल कौन सा है। आपको इस बात की फुर्सत ही ना मिली होगी कि आप मेरे बारे में कुछ सोचें कि आपकी सगाई जो है मुझसे इतने वक्त पहले जो है वो तजवीज़ कर दी गई। शहजादा खुर्रम ने जो है और नज़ाकत के साथ जो है उसको बताया कि आरज़ू, इसमें मेरी बिल्कुल ना चली। तुम मेरा यकीन जानो, मैंने कई बार तुम्हें खत भेजने की कोशिश की, पर अगर मैं खत भेजता और वो पकड़ा जाता तो ज़माने भर में तुम्हारी रुसवाई होती। इतने में अर्जुमंद बोल पड़ी कि आपको वक्त मिलता, वो नक्काशीदार हिना वाली हथेलियों में आप जो है अपना नाम ढूंढा करते हैं, अगर आपको उससे वक्त मिलता तब जाके आप मुझे कोई खत भेजते। तलखी से जो है शहजादे के दिल में जो है थोड़ा सा दाग लग गया, और ये कहती हुई अर्जुमंद जो है वो अपने चेहरे पर वापस नकाब डाला और वहाँ से जो है वो चली गई। ये कहती पहली मुलाकात जो है वो शायर और हिस्टोरियन जो है वो बयां करते हैं कि वो मुलाकात थी कि शहजादे ने जैसे ही शहजादी को देखा वो बिल्कुल उसके होश जो है वो फाख्ता हो गए। उसकी आंखों में देखते ही जो है पूरे महकाने का नशा जो है उसकी आंखों में तारी हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो सल्तनत को भूल गया, वो ताज को भूल गया, वो तख्त को भूल गया, तलवार को भूल गया और दीवाना हो गया। हर वक्त जो है वो ये सोचा करता था कि किसी तरीके से जो है वो आरज़ू का दीदार कर ले, आरज़ू से जाकर जो है वो मिल ले, अपने मुसाहिबों को बुलाता, खत भेजता। कुछ खत जो हैं वो अर्जुमंद तक पहुँचते, कुछ खत जो है वो अर्जुमंद से जो है वो वापस जो है साहिब आलम के पास आते, और इसी तरीके से जो है एक नई मोहब्बत की दास्तान ने जो है वो इस माहौल में जो है कदम रखा, जब खुद बादशाह हिंदुस्तान जो हैं वो महर के लिए जो है वो जुनूनी हो गए थे। और यहाँ जो है बादशाह हिंदुस्तान खुद जो हैं उन्होंने अर्जुमंद को जो है और शहजादा खुर्रम को जो है वो जुदा किया हुआ था, सिर्फ इस शर्त पे कि महरुन्निसा जो है वो निकाह के लिए जो है वो मान जाए। अब इतना वक्त जब बीत गया तो 1611 का वो साल आया जब ईद जो है वो नई खुशियाँ लेकर आई। उस खत में जो है नई खुशियाँ लिखी हुई थी, उस मिर्ज़ा गियास बेग के ख़ानदान के लिए भी और मुग़ल हुकूमत के लिए भी। अर्जुमंद के लिए जो है ये नया पैगाम जो था वो इस तरीके से था कि एक रोज़ जो है महर बानो जो है महरुन्निसा अपने ख्वाबगाह में जो है अपने दीवान पर उनके मुँह पड़ी हुई थी और ये सोच रही थी कि मैं बेवा हूँ, मेरे एक बेटी है, और इस तरीके से जो है बार बार मौके जो हैं ज़िंदगियों में नहीं आते कि एक बादशाह है जो मेरे इश्क में इस तरीके से गिरफ्तार है कि मुझे आज जो है वो मलिका हिंदुस्तान बनाना चाहता है। अगर 4 साल और 5 साल ऐसे ही गुजर गए तो मेरी जवानी का क्या होगा कि जब जो है बादशाह जो है वो मुझे जो है इस तरीके से ठोकरों पर रखे और मेरी पूरी ज़िंदगी जो है मुग़ल के इस हरम में जो है यहीं बीत जाए। उसने फ़ौरन जो है अपनी खादिमा नीलोफ़र को बुलाया। नीलोफ़र आई और उससे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आली कद्र तक ये बात पहुँचाई जाए कि ईद के रोज़ अगर मुझे थोड़ी देर मिलने का अगर मौका मिल जाए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। नीलोफ़र मुस्कुरा दी। उसको लगा कि महर बीबी ने जो है कुछ अपने दिल में जो है कुछ सोच लिया है और वो इस तरीके से जो है वहाँ पर चली गई। पर्दा बंद हो गया। वो वहाँ पहुँची। 2 रोज़ बाद जो है ये खबर आई
कि बादशाह सलामत ने जो है वो महरुन्निसा को जो है मिलने की इजाज़त दे दी है। महरुन्निसा को इस बात का बहुत ज़्यादा हुआ कि उन्होंने इस तरीके से कैसे इजाज़त दे दी। ईद का रोज़ और इस तरीके से बादशाह को कभी फुर्सत ना होती है। और दोपहर का वक्त जब बादशाह जो है वो आराम किया करता है, बादशाह ने फ़ौरन जो है उसे अपनी ख्वाबगाह में बुलाया और वहाँ आने के बाद जो है बादशाह फिर से जो है उसकी तरफ पीठ फेर कर खड़ा हो गया। महरुन्निसा जो है वो अंदर कदम रखते हुए आईं और इस तरीके से उनके गोरे गोरे पैर जिन पर आलता लगा हुआ था, हल्की हल्की पायल जिनमें हल्का हल्के खुजू लगे हुए थे, वो बसते बसते जब आईं तो सलीम को ये लग गया कि महर जो है वो ख्वाबगाह में इस तरीके से दाखिल हो गई है। वहाँ आने के बाद जो है सलीम ने फरमाया, क्या हुआ महर, बताओ क्या चाहते हो। महरुन्निसा ने अपनी ज़बान में थोड़ी सी मिठास खोली और बोलने के बाद जो है उसने उन अल्फाजों में जो है उस सलीम को बांधने की कोशिश की जिनमें ये था कि नूरे आलम, मैं काश नजूमियों से जो है इस बात का मुहूर्त निकलवा के लाती कि मैं कब आपका दीदार करूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हमेशा जो है आपकी ज़ियारत करती रहूं और जहाँ जहाँ अली कद्र के कदम गुजरे मैं अपनी पलकों को वहाँ वहाँ रखती रहूं। घुमाए जहाँ सलीम इस तरीके से खड़ा हुआ था, एक अनजानी सी मुस्कुराहट जो है उसके चेहरे पर नुमायाँ हो गई। उसको लगा कि वो शाख जो बुलंद शाख है जो मुझसे बहुत दूर थी और थोड़ी सी जो है वो नीचे आ गई है, जो तना करती थी अब थोड़ी सी जो है नीचे आ गई है। वो फ़ौरन जो है वो इस तरीके से पलटने के बाद जो है उसने देखा कि महरुन्निसा जो है इस तरीके से अपने दुपट्टे से खेल रही है। जहांगीर ने वहाँ उनसे इंतजार की, वो ये थी कि महर, मैं तुम्हारी इन अदाओं का कायल हूँ पर मुझे कभी कभी जो तुम्हारी तल्ख बातें हैं वो नागवार गुजरती हैं। तो वहाँ से जो है महरुन्निसा का कहना ये था कि पहाड़ में निकली हुई नई कलियाँ जब चटका करती हैं, इसका मतलब ये नहीं साहिब आलम कि वो चटकती कलियाँ जो हैं हर किसी भंवरे को जो है अपनी आगोश में लें। ये कहना था कि महर ने इस अंदाज में कहा कि उसके चेहरे से जो है वो दुपट्टा जो है वो गिर गया और ये कहती हुई वो साहिब आलम हाय अल्लाह वो पीछे से मुड़ गई और जहांगीर जो है उसको देखता रहा और कुछ देर तक यूँ ही देखता रहा। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा कि महर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, वो इसलिए कि तुमने बिना मेरी इजाज़त के जो है आफताब की रोशनी को मेरी पूरी ख्वाबगाह में इस तरीके से बिखेर दिया है कि मेरी आँखें जो हैं वो चकाचौंध हो गई। महरुन्निसा फ़ौरन पलटी और उसने अपने सर पर दुपट्टा फिर से संभाला और कहा कि साहिब आलम, मेरी ऐसी आफताबी रोशनी पर जो है ना जाने कितने आफताब कुर्बान आपके लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बात जो है वो कबूल कर लूँ। आप आएँ अपने सर पर जो है खुर्शीद का सहरा तान कर और मुझे ले जाएँ। यहाँ जो है महरुन्निसा ने जो है ये बात साफ कर दी कि महल के किसी भी कोने में बैठकर जो है वो निकाह का कबूल नहीं कहा जाएगा। आपको बाकायदा जो है एक बारात लानी पड़ेगी और पूरी दुनिया को ये ऐलान करना पड़ेगा कि आपने मुझसे निकाह किया। जहांगीर बिल्कुल ताज्जुब में था कि ये कैसा ईसा तोहफा था जो महरुन्निसा ने उनको एकदम दे दिया। और महरुन्निसा उनसे इजाज़त लेकर जो है वो पीछे पलटी, पर्दा हिला, फिर जो है वो दोबारा आई और कहा, नूरे आलम, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार न कराना, अपने चेहरे पर जो है खुर्शीद तान कर जल्द आ। वहाँ से जो है वो निकली और निकलने के बाद जो है अब वो पूरी तरीके से आज़ाद थी। महरुन्निसा फ़ौरन जो है अपने बाबा जानी अब्बा हुजूर मिर्ज़ा गियास बेग के घर पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद जो है सीधा अर्जुमंद की ख्वाबगाह में पहुँची, उसको गले लगाया और गले लगा कर कहा कि ये बहार जो है तुम्हारे लिए नई खुशखबरी लेके आई है। वो ऐसी खुशखबरी है कि तुम्हारा निकाह जो है वो ज़रूर साहिब आलम से हो। अर्जुमंद थोड़ी देर के लिए शर्मा गई, वो नीचे झुकी, उसने अपने नज़रें जो है वो नीचे झुका ली और सीधा उनकी तरफ देखा। खाला जान, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है जो बात इतनी मुद्दत से जो है गुजर गई, सगाई के बाद ना उनकी तरफ से कोई तजवीज़ पेश हुई, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? महरुन्निसा ने उसकी तरफ से जो उसकी बलाएँ ली, वो बाहर आई। उसने अपने बाबा को बोला कि निकाह की फ़ौरन तैयारी की जाए और 1611 में जो है नूरजहाँ और जहांगीर का निकाह हुआ। अगले दिन दरबार रखा गया। दरबार में जो है एक जगह कोने में जो है नूरजहाँ को जो है वो तख्त दिया गया और जहांगीर ने खुद खड़े होकर जो है एक बहुत अच्छी तरीके से जो ये ऐलान किया कि आज के बाद जो है
महरुन्निसा को जो है नूर महल के नाम से जाना जाए और आज से जो है इनको मलिका हिंदुस्तान के नाम से जाना जाए। ये वो वक्त था जब पूरी तरीके से जो है वो सिचुएशन ऐसी बदली कि नूर जहाँ के फेंके हुए पासे जो थे उन्होंने रंग दिखाना शुरू किया। वो ऐसा था कि वो एक झटके में जो है वो मलिका हिंदुस्तान बन गई। उन्होंने हरम में जो है वो कदम रखा। कदम रखने के बाद जो है उन्होंने फ़ौरन जो है जहांगीर के कानों में ये बात डाल दी कि अर्जुमंद का जो है निकाह जो है फ़ौरन जो है शहज़ादा खुर्रम के साथ कर दिया जाए। कुछ रोज़ बाद जो है ये वक्त ऐसे ही निकलता रहा। फ़ौरन जो है नूरजहाँ को जो है अपनी बेटी लाडली बेगम की याद आई और उसको लगा कि अगर लाडली बेगम का निकाह जो है शहज़ादा खुर्रम के साथ अगर हो जाए तो मेरी बेटी जो है आगे जाकर जो है वो मलिकाए हिंदुस्तान हो जाए। पर ये वक्त कुछ ऐसा था कि शहज़ादा खुर्रम जो है पहले ही जो है वो अर्जुमंद के इश्क में पड़ गया था और जब ये खबर जो है शहज़ादे के दीवान खाने तक पहुंची तो वो चिल्ला उठा, फ़ौरन बाहर निकला और फ़ौरन जो है अपने अपा हुजूर के दरबार में पहुंचा और वहां जाने के बाद जो है उसने इल्तिजा की कि आली जहाँ आली कद्र, मैं चाहता हूँ, मेरे सुनने में आया है कि मेरी सगाई होने के बाद जो है वो सगाई तोड़ दी जाएगी और मेरा निकाह जो है वो लाडली बेगम से कर दिया जाएगा, क्या ये सही है? जहांगीर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। उसने फ़ौरन जो है अपने सरजन को पास बुलाया, उसके कांधे पर शाने पर हाथ रखा, उसको कहा कि जहाँ तुम्हारी सगाई हुई है निकाह भी तुम्हारा वही होगा। फ़ौरन जो है जहांगीर ने अर्जुमंद के घर वालों को बुलाया और निकाह की जो तारीख थी वो मुकम्मल कर दी। ये ऐसा वक्त था कि खुद बादशाह और शहज़ादा जो है वो हाथी पर बैठकर जो है उस निकाह के लिए आए और ये कहा जाता है पूरे 21 दिनों तक जो है आगरा के अंदर जो है वो जश्न चिरागा होता रहा। गरीबों में पैसे बांटे गए और हर जगह जगह जो है वो लंगर खाने खोले गए। काबुल, कंधार और ऐसे ना जाने कितने शहरों में जो है जश्न मनाया गया। हर जगह जो है वो तोहफे भेजे गए। राजपूत, रजवाड़े और जितने लोग थे उन सब ने जो है इसमें शिरकत की। कुछ वक्त बाद जो है अर्जुमंद जो है वो शहज़ादे खुर्रम की जो है वो ख्वाबगाह में आई। तो ये वो मंजर था जब ये दो दिल थे जो वो एक जान होने को थे। तो वहाँ जो है अर्जुमंद नीचे कालीन पर बैठकर जो है वो शहज़ादा खुर्रम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शहज़ादा खुर्रम जो है वो ख्वाबगाह में दाखिल होने के बाद उन्होंने अर्जुमंद को जो है बाँह पकड़ कर उठाया, उससे कहा कि ये तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह मेरी बाहों में है। अर्जुमंद ने आंखें झुकाकर जो है एक बात उनसे कही कि साहिब आलम, मैं सिर्फ आपसे कुछ यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पास कितने भी निकाह करने पर मेरा मर्तबा जो है वो अलग रखें। मेरी ख्वाहिश बस ये है कि आप किसी भी बियाबान में रहें, किसी भी जंगे मैदान में रहें, कहीं भी रहें, मैं आपके साथ हमेशा रहूं और हमेशा मैं ऐसी पहली औरत बनना चाहती हूँ कि आपकी जूतियों पर जो गर्द जमे उसको मैं अपने पल्लू से जो है वो साफ करूँ। ये सुनते ही जो है वो शहज़ादा जो है उसकी बातें सुन गई। फ़ौरन जो है उसने अर्जुमंद को गले से लगा दिया। वो रात कब ख़त्म हुई ये तो या फिर शमा बता सकती है या परवाना बता सकता है। इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो वक्त बीत रहा था। 1622 का वक्त आया जब शहज़ादा खुर्रम ने जो है वो बगावत कर दी। उस टाइम पे उस वक्त में शहज़ादा खुर्रम और अर्जुमंद जो हैं वो दक्खन में थे। वहाँ जो है एक खत गया जिसमें लिखा हुआ था कि फ़ौरन जो है यहाँ से कंधार चले जाओ। उसके पीछे साजिश ये थी कि मलिका हिंदुस्तान नूरजहाँ जो हैं वो शहज़ादे को जो है वो सल्तनत से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है अपनी लाडली बेगम से जिसका निकाह होने वाला था शहरयार, उसको जो है वो बादशाह सलामत के नज़दीक रखना चाहती थी। वहाँ से जो है वो ख़त आया, उन्होंने जो है वो बगावत का परचम लहरा दिया। वहाँ से बहुत बड़ी सेना के साथ जो है वो अकबराबाद की तरफ चल दिए। अर्जुमंद उनके साथ में थी और इस तरीके से अर्जुमंद जो है उनको बोलती रही कि साहिब आलम, आप जो है बादशाह सलामत, बादशाह वक्त के खिलाफ जो है इस तरीके से परचम ना उठाएं। पर साहिब आलम कहाँ मानने वाले थे। उनकी तलवार जो है वो धीरे धीरे जो है वो अकबराबाद की तरफ बढ़ रही थी और एक वक्त आया कि जब वो जो है वो फतेहपुर सीकरी पहुँच गए। वहाँ जो है उनका सामना जो है महाबत अली खान से हुआ। महाबत अली खान ने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है वो शहज़ादा खुर्रम की फ़ौजों को हराया और हराने के बाद जो है उसके बच्चों को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया। वहाँ से जो है अर्जुमंद और शहज़ादा खुर्रम जो हैं वहाँ से रात बिताना चले गए।
और कुछ वक्त उन्होंने जो है वो वहीं बिताया। अलग अलग इतिहासकारों का कहना ये है, कुछ लोगों का कहना है वो दक्खन चले गए, कुछ लोगों का कहना है वो मारवाड़ चले गए। वहाँ के राणा अमर सिंह के यहाँ जो है उन्होंने 1627 तक जो है वो वक्त गुजारा। फिर एक धमाका हुआ, जिस धमाका ये बहुत खूबसूरत धमाका था। बादशाह जहांगीर का इंतकाल हो गया था कश्मीर में और उनको जो है लाहौर में दफनाया गया। लाहौर में शहरयार को जो है वो बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ आगरा के अंदर जो है आसिफ खान ने जो है एक दूसरे शहजादे को, जिसका नाम दावर बख्श था, उसको बादशाह बना दिया। और वो इसलिए बनाया गया ताकि जो है वो मुग़ल तख्त को जो है वो शहज़ादा खुर्रम के लिए जो है वो सेफ रहे। शहज़ादा खुर्रम जो है वो राजपूताना से चले और चलने के बाद जो है वह अकबराबाद पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जो है पूरे जोर शोर से जो है उन्होंने वहाँ जो है उनकी सख्त नशीनी हुई। शहरयार की फौजों को हराया गया। नूरजहाँ को जो है वो दरबार में हाजिर किया गया। ये वो वक्त था जब नूरजहाँ डरी हुई थी, क्योंकि उसके जितनी भी उसने साजिशें की थी आज उन सब गुनाहों की सज़ा जो है उसको मिलने वाली थी। पर पीछे जो है नई नवेली जो मलिका हिंदुस्तान थी, उन्होंने शहज़ादा खुर्रम को जो है पीछे से इशारा कर दिया था कि शहज़ादे साहब, आप मलिका हिंदुस्तान को एक तरफ इस तरीके से भी देखें, तो पहले आपकी माँ है तो उसके बाद जो है वो मलिका हिंदुस्तान है। शहज़ादा खुर्रम ने जो है बहुत नाजुक तरीके से जो है उस सिचुएशन को हैंडल किया और मलिका हिंदुस्तान की 1 लाख रुपये पेंशन जो है बांध कर जो है उनको लाहौर भेज दिया। और यहाँ से जो है हिंदुस्तान का एक नया दौर, सुनहरा दौर जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हुआ। और होते होते बादशाह शाहजहाँ ने ना जाने कितनी जंगें जीती, पूरे हिंदुस्तान को जो है अपने कब्ज़े में लिया। मुमताज़ महल जो है हर कदम हर जंग में जो है उनके साथ थी, हर कारवां में जो है वो उनके साथ थी। कई बच्चे जो है उनके हुए। फिर एक आखिरी दौर आया जो है 1631 का। 1631 में जो है दक्खन की तरफ से एक बयान चली जिसमें ये लिखा हुआ था कि खाने जहाँ ने जो है वो बगावत कर दी है। अगर फ़ौरन जो है बादशाह आलम इस बगावत को नहीं कुचलेंगे तो ये बयान जो है ये पूरी मुग़ल सल्तनत को जो है नेस्ते नाबूद कर दी। खाने जहाँ बहुत बड़े अहदेदार थे उस ज़माने में और बहुत बड़ी शख्सियत थे। साहिब किरां शाहजहाँ ने फ़ौरन जो है लश्कर तैयार कराया। मुमताज़ महल जो है उस टाइम पे प्रेगनेंट थी और उन्होंने जो है साथ चलने की तजवीज़ की, तो शाहजहाँ ने जो है उनको मना कर दिया ये कहते हुए कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। फिर भी जो है मुमताज़ महल जो है उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। और कुछ वक्त बाद जो है वहाँ से कारवां चला और ये कारवां धीरे धीरे चलता हुआ बुरहानपुर पहुँचा। बुरहानपुर पहुँचते पहुँचते जो है मुमताज़ महल की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। शाही हकीमों को बुलाया गया और हकीमों ने जब मुमताज़ महल की नब्ज़ देखी तो ये पाया कि उनका दिल जिगर जो है वो कमज़ोर हो गया है, खून की कमी हो गई है। अब कुछ वक्त रोज़ कि मलिका हिंदुस्तान इस जहाँ पानी से जो है वो कूद कर जाएंगे। ये खबर जो है तकीन मीसा ने जो उस टाइम पे मुमताज़ महल के साथ थी वो बादशाह सलामत को देनी चाहिए, पर मुमताज़ महल ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया ये कहते हुए कि बादशाह सलामत को ये खबर ना देना, वरना जो है वो सल्तनत का काम काज छोड़ कर जो है मेरी परेशानी में जो है वो शामिल हो जाए। कुछ रोज़ इस तरीके से होते रहे, पर बादशाह सलामत ने ये बात गौर की कि अब जो कोई हंसता नहीं था पूरे महल में जो है, ये बुरहानपुर की बात है, ना कोई हंसता था, ना कहीं से हंसी की आवाज़ आती थी। लोग बातें करते थे, मुंह दबा दबा कर बातें करते थे। फ़ौरन जो है उसने सकीन मीसा को बुलाया दीवान खाने में, उससे पूछा मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है जो मुझे खबर नहीं है, मुझे फ़ौरन बताओ कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी मुझे खबर अब तक ना हो। सकीन मीसा ने शाहजहाँ को देखा और देखते ही जो है वो रो पड़ी ये कहते हुए कि साहिब आलम फ़ौरन जो है मुमताज़ को बानो को बचा लीजिए, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनते ही शाहजहाँ वहाँ से उठा और उठने के बाद जो है मुमताज़ महल की खाबगाह पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो मुमताज़ महल के अंदर इतनी भी ताकत ना थी कि वो उठकर जो है वो बादशाह सलामत का इस्तकबाल करें। वहाँ से उसने आँखें खोली और खोलने के बाद जो है सिर्फ एक हाथ उठाकर जो है उसको अदाब किया और ये माफ़ी मांगी कि शहज़ादा हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने आपका उसका इस्तकबाल ना किया और ये निगोरी कमज़ोरी जो है मुझे उठने नहीं देती। शाहजहाँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कुछ ना कहा और फ़ौरन वापस बाहर आया और बाहर आने के बाद जो है सकीन मीसा हकीम से ये बात की कि मुझे पहले क्यों ना बताया गया कि मुमताज़ महल की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और शाही हकीम क्या, मैं तो ईरान तुरान ना जाने कहाँ से हकीमों को यहाँ पर
घड़ी लगा देता, मुमताज़ महल का बचना बहुत ज़रूरी है। सफी-उन-निसा का कहना ये था, साहिब आलम जब भी आप जो है मुमताज़ महल के पास पहुँचते थे तो वो अपनी पूरी हिम्मत ताकत लगाकर जो है आपका इस्तकबाल करती थी। आपको कहीं उन्होंने ये शक-व-शुबा ना होने दिया कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। शाहजहाँ ने नए-नए हकीमों को जो है बुलाया गया, उन सबको जो है मुमताज़ महल की तीमारदारी में लगाया गया। पर एक रात ऐसी आई जब बहुत ज़्यादा आंधी आई। उस आंधी में जो है मुमताज़ महल की मौत निकली। उस रात जो है मुमताज़ महल ने अपनी 14वीं औलाद को जो है जन्म दिया, जिसका नाम गौहर आरा बेगम था। और जन्म देते ही जो है मुमताज़ महल की सांसें उखड़ने लगी। सफी-उन-निसा वहाँ से निकली और निकलने के बाद जो है बादशाह सलामत तक पहुँची। और वहाँ निकलने के बाद उसने कहा कि साहिब आलम फ़ौरन चलिए, मुमताज़ महल की सांसें उखड़ने लगी हैं, वो आपका आखिरी दीदार करना चाहते हैं। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन जो है उसका हाथ थामा और कहा कि आरज़ू तो मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती, तो मुझे इस तरीके से जो है ज़िंदगी के आधे रास्ते में यूँ छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने मुझे मेरा कदम जो है हर वक्त जो है वो साथ दिया, और इस तरीके से अगर तुम चली जाओगी तो मैं अकेला तन्हा रह जाऊँगा। मलिका हिंदुस्तान मुमताज़ महल की ज़बान से सिर्फ एक बात निकली कि शहज़ादा हुजूर, मेरी गुस्ताखियों को माफ़ करना। मैं सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद जो है मेरी औलादें अगर आपस में लड़ें तो उनकी गुस्ताखियों को आप माफ़ कर दें, एक बात के नाते, एक रहमदिल बादशाह के नाते। और ये कहते हुए मुमताज़ महल ने आंखें बंद कर दी और फिर उसके बाद शाहजहाँ उसको देखता रहा। काफ़ी देर तक उसे लगा कि मुमताज़ महल सो रही है, वो आंखें खोलेगी और फिर जो है उसकी बाहों में लिपट जाएगी। शाहजहाँ वहाँ से निकलने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो ख्वाबगाह के सामने लगी हुई है। सब इस इंतज़ार में थे कि ऐसा आखिर अंदर क्या हो रहा है, मुमताज़ ज़मानी को हुआ क्या। तो फ़ौरन जो है नकीब ने जो है आवाज़ लगाई, मुमताज़ बेगम जन्नताबाद। और ये सुनते ही जो है पूरे हरम-सरा की औरतें जो हैं उनकी आवाज़ें जो हैं वो चीख चिल्लाहट और रोने धोने में तब्दील हो गई। हर कोई जो है मुमताज़ महल के आखिरी दीदार कर लेना चाह रहा था। उसके पाए से जो है लगकर जो है सारे शहज़ादे शहज़ादियाँ लगे हुए थे। शाहजहाँ उस मंज़र को छोड़ने के बाद जो अपने दीवान खाने में आ गया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद जो है आसफ़ खां जो है वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोया था, पर फिर भी जो है वो उस सल्तनत का वकील था, वहाँ खड़ा हुआ। उसने जो है शाहजहाँ के सामने इल्तिजा की कि आली कद्र आप फ़ौरन चलिए, जनाज़ा इंतज़ार में है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कंधे से जो है मेरी बेटी महरूम हो जाए। शाहजहाँ ने जब ये सुना तो फ़ौरन उठा, बिना कुछ कहे जो वो बाहर निकल आया तो देखा सामने मुमताज़ महल का ताबूत रखा हुआ है। वो वक्त था कि खुद बादशाह हिंदुस्तान ने जो है उस ताबूत को कंधा दिया। उसके छोटे छोटे शहज़ादे दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा जो हैं उस कंधे में शामिल थे और उनको जैनाबाद बुरहानपुर में जो है दफनाया गया। और फिर उसके बाद जो है शाहजहाँ वहाँ दफनाने के बाद फ़ौरन अपने ख्वाबगाह में आया और एक ख्वाजा सरा को वहाँ पर रख दिया, ये कहते हुए कि मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार किया जाए और जब तक मैं ना कहूँ ये दरवाज़ा किसी के लिए ना खोला जाए। वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। पूरा 1 महीना लगा किसी के लिए वो दरवाज़ा ना खोला गया। जहाँ आती थी सुबह शाम वो दरवाज़ा खटखटाती थी पर वो दरवाज़ा ना खुला। 1 महीना हो गया। जहाँ आरा ने वो दरवाज़ा और तेज़ी से खटखटाया, वो रोने लगी। उसकी चीख सुनकर जो है बादशाह सलामत ने वो दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद जो है जैसे ही जहाँ आरा ने अपने बाबा जान को देखा, उसकी आँखों से आँसुओं का दरिया बह निकला, क्योंकि वो शाहजहाँ ना था जिसके हाथ में हमेशा तलवार रहती थी। ये शाहजहाँ बूढ़ा हो चुका था जो हमेशा सीना तान कर चलता था। उसकी हसीयत सूख चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे। 1 महीने के अंदर जो है शाहजहाँ पूरी तरीके से बूढ़ा हो गया। वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जो है उसने शहज़ादी को गले लगाया और लगाने के बाद जो है वो अपने दीवान खाने में आया और वहाँ से जो है उसने काम करना शुरू किया। वो सुबह रोता था, रात को रोता था, हर पल रोता था जब उसको मुमताज़ महल की याद आती थी। एक दिन सैफ खां उसके दीदार के लिए आए और वहाँ आने के बाद जो है सैफ खां बादशाह सलामत के तारू भाई थे। वहाँ आने के बाद उन्होंने चिल्लाकर कहा कि शाहजहाँ तू इतना भी मुमताज़ को याद न कर कि उसकी रूह तड़प कर जो है वो कब्र से बाहर निकल आए। और ये सुनते ही जो है शाहजहाँ की आँखें फिर से जो है वो आंसू का दरिया निकल आया। जहाँ वहाँ आई वो खुशी
तरह चाहती थी कि उसके बाबा जानी जो हैं वो किसी सल्तनत के काम में लग जाएं। उन्होंने जो है ताजमहल बनाने की तरकीब पेश की। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा जानी एक मर्तबा जो है बुरहानपुर के सफ़र में ही अम्मी हुजूर ने जो है आपसे दरख्वास्त की थी कि आप ऐसा महल उनके लिए बनाएंगे जो दुनिया में कैसा भी ना हो। अब वो महल हो या मकबरा हो, अब ये आपको तय करना है। जहांरा की बात सुनते ही शाहजहाँ वहाँ से उठा। उसने हुक्म दिया कि फ़ौरन आगरा के किले के सामने वाली जो ज़मीन है वो राजा जय सिंह से खरीद ली जाए और वहाँ पर जो है ताजमहल बनाने का हुक्म जारी कर दिया। 1631 का साल बीता। धीरे धीरे शाहजहाँ जो है पूरी दुनिया से जो है उसने कारीगरों को बुलाया और ताजमहल का काम जो है वो धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता चला गया। शाहजहाँ के दुख दर्द थोड़े कम होते जा रहे थे। पर फिर से जो है ये 1661 का साल आ गया और आने के बाद जो है तो जैसा मैंने जहाँ से शुरू किया था, शाहजहाँ के बेटे आपस में लड़ गए और लड़ने के बाद जो है सल्तनतें जो है वो तकसीम हो गई। औरंगज़ेब ने सबका कत्ल कर दिया। वो तख्त पर बैठ गया आके और अपने बाबा हुजूर शाहजहाँ ने जब जिस वक्त पर जो है पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था उसको पहले जिंदान डालकर जो कैदी बना दिया, एक मामूली कैदी। और ये कहानी सुनते कब सुबह हो गई। शाहजहाँ पलक झपकता था, फिर उठा लेता था, फिर पलक झपकता था, फिर उठा लेता था। उसकी नब्ज़ चलनी धीमी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं 1666 जब शाहजहाँ अपनी आखिरी दौर में था। उस दिन उसने पूरा दिन कुछ ना खाया। जहांरा अपने पल्लू से जो है अपने बाबा जानी का चेहरा साफ़ करती थी और साफ़ करने के बाद जो कुछ खिलाने की कोशिश करती थी पर बादशाह सलामत जो है मना कर देते। रात हुई। रात होने के बाद शाहजहाँ ने आखिरी सांस ली और ये कहते हुए सती नीसा की तरफ देखा कि ऐसी तेरा ऋण जो है लेकर मुमताज़ गई। या जहांरा मैं तेरा ऋण लेकर जा रहा हूँ, मुझे खुदा हाफिज़ हो गई। जहांरा ने अपनी आँखों को किसी तरीके से काबू पाया। वो किसी तरीके से रोना जो अपना रोकना चाहती थी। उसने अपने बाबा जानी का हाथ पकड़ लिया ये कहते हुए, बाबा जानी अगर आप चले गए तो मेरे सर से जो है बाप का साया उठ जाएगा, मैं तन्हा रह जाऊँगी इस दुनिया में। बादशाह सलामत ने फिर एक बार कहा कि मुझे खुदा हाफिज़ कहो और फिर उसके मुझे इस दर्द से निजात दिलाओ। वहाँ जहांरा ने खुदा हाफिज़ कहा, ये दुनिया का बादशाह जो है जहाँ पानी से जो है वो रुखसत हुआ। जब ये खबर जो है मुसम्मन बुर्ज में फैली तो जितनी खादिमाएँ थी वो आने लगी, ज़ार होने लगी। धीरे धीरे ये खबर जो है आगरा के करीब ऊँचे तक पहुँची और वहाँ से शाहजहानाबाद। थोड़ी देर में ख्वाजा सरा मोहसिन खां आए। उन्होंने पगड़ी निकाल दी और निकालने के बाद बहुत नरम लहजे में कहा कि सुबह जो है बादशाह सलामत का ताबूत जो है वो लगाया जाए। सुबह हुई। जहांरा को होश ना था, वो यूँ ही बैठी हुई थी। ख्वाजा सरा मोहसिन खां जो है एक पुराना सा ताबूत लेकर आए। उसमें जो है शाहजहाँ को रखा गया और बिना किसी सैनिकों के जो है वहाँ से जो है उसको ले जाया गया। सती नीसा ये देख रही थी कि ये वो बादशाह है जिसके पीछे जो है लाख और लाख से कम का लश्कर कभी ना चला और आज जो है 4 सिपाही भी जो हैं इसके जनाजे में शामिल भी नहीं है। और वहाँ से जो है शाहजहाँ को ताजमहल में दफनाया गया और कुछ रोज़ बाद जो है इस बात की खबर जो है जहांरा को दी गई कि बर्खास्त बादशाह की मदाद जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। जहांरा ने इस बात का जवाब न दिया। मुसम्मन बुर्ज पर इसी तरीके से खड़ी हुई थी और ताजमहल में जो है अपने हुकूक को हक तलाश की कोशिश कर रही थी। इतने में ख्वाजा सरा आया। उसमें ये पैगाम था कि आली जहाँ सुबहानी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर आपसे मिलने के मुंतज़िर हैं। तो जहांरा ने ये कह के टाल दिया कि मैं उस बदगुमान बादशाह से ना मिलना चाहूँ। और ये सुनते ही पैर पटकते हुए वहाँ से जो है ख्वाजा सरा चला गया और धीरे धीरे जहांरा जो है वहीं बैठ गई और वहीं सो गई। ये कहानी थी मुमताज़ महल और शाहजहाँ की, जिसे दुनिया बहुत अलग तरीके से पेश करती है। अगर इसको अगर आप दिल से सुने और दिल से समझें तो किसी का भी दिल जो है इस चीज़ के लिए पसंद। ये थे बादशाह शाहजहाँ। शुक्रिया।